Welcome to the next session of Polity. Today we will be discussing about the term government. What does the government mean and how does this work? So we will get a brief knowledge about the term government and the functioning of the government. तो गवर्नमेंट जिसे हिंदी में हम सरकार के नाम से जानते हैं, ये कैसे काम करता है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट को हिंदी में हम कहते हैं सरकार। सबसे पहला सवाल यही है गवर्नमेंट टॉपिक के अंदर कि आखिर में गवर्नमेंट है क्या, सरकार हम कहते किसे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर एक बॉडी होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि उसके इलाके के लिए, उसकी कंट्री के लिए, उसके रीजन के लिए क्या है जो बेस्ट होगा, और फिर वो उस आधार पे अपने कंट्री के लिए काम करती है, डिसीजंस लेती है और उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट कराती है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ऐसी संस्था या बॉडी या हिस्सा जो कि अपने देश के लिए या अपने लोकेलिटी के लिए या अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए यानी बेहतरी के लिए लोगों के बिहाफ पे यानी लोगों के जगह पे वो जो है लोगों के लिए और लोगों के द्वारा अगर वो डिसीजंस लेता है जो कि डिसीजन उस एरिया के बेहतरी के लिए किए जाते हैं तो वो गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, अब आखिर में गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी क्यों, हमें गवर्नमेंट की क्या जरूरत पड़ती है। तो व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन so that decisions can be made and the conflict can be reduced। तो जैसे जब लोग एक साथ रहेंगे, ह्यूमन बीइंग्स यानी जब इंसान एक साथ रहेंगे तो उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट यानी तकरारें आएंगी। तकरार यानी कि कोई किसी का मत इधर होगा और किसी का मत दूसरी तरफ होगा एक ही चीज को लेकर के। तो आखिर में हमें कोई ना कोई संस्था तो चाहिए जो कि ये डिसाइड करे कि यूनिवर्सल क्या होगा, सबके लिए कोई एक रूल अगर बनाना हो तो वो रूल क्या होगा और वो रूल कैसे काम करेगा। तो इसको बनाने के लिए एक संस्था बनाई जाती है, उस संस्था को हम लोग गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये गवर्नमेंट करती क्या क्या है, डिसीजंस लेती है, तो किस तरीके का डिसीजन लेती है अपने कंट्री के लिए। तो इसमें आता है डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल। तो रोड्स जो हमारे बनते हैं, जो हमारे स्कूल्स बनते हैं, वो कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, कहाँ जरूरत है बनाने की, ये सभी डिसीजन कौन लेगा, ये गवर्नमेंट लेगी। कि कहाँ पे ट्रेड हमें इंक्रीज करना है, ट्रेड इंक्रीज करना है तो हमें उसके लिए सड़कें बनानी होंगी, कहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं, कौन से दो शहर का कनेक्टिविटी बेहतर होगा, कहाँ पे रेलवे हम बेहतर करें, ये सारे काम जो है गवर्नमेंट करेगी। उसके बाद है हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव। तो उदाहरण के लिए हम लोग ले लें, जैसे प्याज के दाम जो है वो अक्सर बढ़ जाया करते हैं, तो उनको कैसे कम करना है, उनको कैसे चेक में रखना है ताकि लोगों पे ज्यादा बर्डन ना आए। या किसी भी चीज का जो महंगाई बढ़ती है, जो चीजें महंगी बिकने लगती हैं, उनको कंट्रोल करना और उन पर रोक लगाना, ये सब सरकार का काम है। वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई प्रोवाइड करना होता है वो भी किसका काम है, वो भी गवर्नमेंट का काम है। कि कैसे हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक घर में जो है बिजली पहुंचाई जा सके। एक्शंस ऑन मेनी सोशल इश्यूज, फॉर एग्जांपल इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। यानी जितने सोशल इश्यूज हैं, यानी जो सामाजिक बुराइयां हैं या जो समाज से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं सामाजिक, उन समस्याओं का जो निवारण है वो निवारण कौन करेगा, वो निवारण गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है निवारण करना। तो ये वाइस वर्सा है, जो वो काम करेगा वो एक्चुअली गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट है वही काम करेगा। ये गवर्नमेंट का ही दायित्व है कि वो इस काम को अंजाम दे। फिर एक्शंस ऑन मेनी सोशल इश्यूज, ये हो गया, हम सोशल इश्यूज पे काम करते हैं। एग्जांपल के लिए हम क्या ले लेते हैं, जैसे गरीबों के लिए, पुअर्स के लिए कोई कोई स्कीम चलाई जाती है कि इनको जो राशन है वो 2 रुपए किलो मिलेगी, या फिर और भी चीजें जो है, राशन मिलता है उनको, दाने मिलते हैं यानी चावल मिलता है, गेहूं मिलता है। इसके अलावा काम मिलता है, जैसे गरीबों के लिए मनरेगा और इस तरीके के कई पॉलिसीज लाई है सरकार जो लेकर के आती हैं, और उसके अंतर्गत जो है उनको रोजगार दिया जाता है, उनको काम दिया जाता है ताकि वो पैसे कमा सके। आगे बढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट थिंग सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। यानी पोस्टल सर्विस और रेलवे सर्विस क्या है, ये भी गवर्नमेंट के हाथ में है। कैसे चलाना है, इसको कैसे बेहतर बनाना है, ये सभी गवर्नमेंट का काम है। मूविंग फर्दर, दे ऑल्सो हैव द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। यानी कि देश के बाउंड्री को बचाना भी हमारी सरकार का काम होता है।
अगर सरकार देश की बाउंड्री को बचाने के लिए काम नहीं करेगी, मेहनत नहीं करेगी, तो कोई फॉरेन इन्वेडर आकर के और उस जमीन पर कब्जा कर लेगा। तो इसलिए अपने जो बाउंड्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, और वो जरूरी काम भी गवर्नमेंट करती है। इससे फायदा क्या क्या होता है, इसके अलावा और क्या करती है? फायदा तो एक ये होता है कि हमारी कंट्री बची रहती है फॉरेन इन्वेजन से। और इससे होता क्या है, इसके अलावा जो है सरकार क्या करती है, पीसफुल रिलेशनशिप, जो आस पड़ोस के देश हैं या जो भी दुनिया के देश हैं उनके साथ हमारे पीसफुल रिलेशनशिप हो, ताकि ट्रेड बढ़ सके, ताकि आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ताकि लोग एक देश से दूसरे देश में आसानी से मूव कर सके। इसके लिए अच्छे रिलेशनशिप होने बहुत जरूरी है डिप्लोमेटिक स्तर पे, यानी कि सरकारी स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि उसके जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं उस देश में, उनके पास खाने को इनफ हो, यानी कि इतना हो कि वो भूखे ना मरे। खाने की आपूर्ति जो है वो सरकार का दायित्व है। अभी हमने पढ़ा कि पुअर्स को किस तरीके से वो सस्ता भोजन देते हैं। अब सस्ता दे महंगा दे, खाने की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए इस देश में या किसी भी देश में, यह दायित्व सरकार का होता है। उसके बाद और क्या इसके दायित्व होते हैं? हेल्थ फैसिलिटीज, यानी हॉस्पिटल्स बेहतर हो, फ्री में इलाज मौजूद हो, सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है वो सुधरी रहे। क्योंकि अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो ही वो ज्यादा काम कर पाएंगे, और जब लोग हेल्दी रहते हैं तो ज्यादा काम करते हैं, और जब ज्यादा काम करते हैं तो देश की तरक्की होती है। वहीं एक देश में जब अनहेल्दी लोग रहेंगे, जिनका हेल्थ खराब है, तो वो मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो देश की तरक्की नहीं होगी। उसके बाद when there are natural disasters like tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. यानी ये कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे सुनामी आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो इस केस में लोगों को जो एड पहुंचाते हैं वो कौन पहुंचाएगा? एड और असिस्टेंट कौन पहुंचाएगा? यानी उनको मेडिकल फैसिलिटीज, उनको खाने की फैसिलिटी, उनको वहां से इवैक्यूएट करना, उनका जान बचाना, ज्यादा से ज्यादा उनके सामान को बचा लेना। सबसे पहले तो जान बचाना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम भी सरकारें करेंगी। तो सरकार क्या होता है, हमने वो समझा कि सरकार एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के बिहाफ पे, लोगों के लिए और देश की बेहतरी के लिए, देश की बेटरमेंट के लिए डिसीजंस लागू करती है, और डिसीजंस लाती है और फिर उनको लागू करती है, यानी डिसीजंस लेती है और उनको इंप्लीमेंट करती है। तो अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के कितने लेवल्स हैं। तो गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल पे काम करती है, स्तर, जिसमें सबसे पहला हमारा लोकल लेवल। लोकल लेवल में क्या आता है? लोकल लेवल में हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट, कॉमा टाउन, कॉमा सिटी एंड कॉमा विलेजेस। ठीक है, विलेजेस या फिर सिटीज के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, तो लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे और टाउन और सिटी के लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं, जो कि उस जगह के चीजों पे डिसीजंस लेती हैं, इंप्लीमेंट कराती हैं, वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्सेस कलेक्ट करती हैं और हर तरीके के काम करती हैं। अब ये लोकल लेवल के जो सरकारें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, ये हम आगे के सत्रों में जानेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो दूसरा है वो क्या है? स्टेट लेवल। स्टेट हम किसे कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स के ग्रुप को, ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर के एक स्टेट बनाते हैं, तो फिर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो लोकल लेवल पे क्या होता है? लोकल लेवल पे पंचायती राज होता है, गांवों में पंचायती राज होता है, और शहरों में क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल लेवल। स्टेट लेवल पे क्या मिलेगा? स्टेट लेवल पे हमें मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल लेवल पे क्या मिलता है हमें? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप ये देखें, विलेजेस मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, वो लोकल लेवल का हो गया। ठीक है, उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं ढेर सारे तो एक स्टेट बनता है, वो स्टेट लेवल का गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा। फिर ढेर सारे स्टेट मिलकर के एक नेशन बनाते हैं, एक कंट्री बनाते हैं। उस कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, उस कंट्री पे रूल्स बनाने के लिए, बिल्स ले आने के लिए, उस पे डिसीजंस लेने के लिए और
लॉज को इंप्लीमेंट कराने के लिए एक संस्था होती है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि नेशनल लेवल पर काम करती है, यानी हमारे पूरे देश के लिए काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग मैप देखते हैं। ये मैप देखिए, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इस मैप में अलग अलग स्टेट दिख रहे हैं हमें। तो ये हर एक स्टेट का जो है अपना अलग अलग एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। जैसे ये लद्दाख, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी का खैर अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं होता अक्सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सीधा कंट्रोल करती है। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो लद्दाख हमारा एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसको सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो इसमें कोई सरकार नहीं होगी। पर जम्मू और कश्मीर जो है एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि जिसके पास अपना एक सीएम मौजूद होगा। हालांकि यहाँ पर अभी कोई सीएम नहीं है, पर होगा जरूर। उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के अपने अलग सीएम है, यहाँ पे अलग स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब के, उत्तराखंड के, यूपी के, न्यू दिल्ली के, बिहार के, झारखंड के। तो इस तरीके से जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स मौजूद हैं और 28 चीफ मिनिस्टर्स स्टेट में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 कौन कौन से हो गए? यहाँ लद्दाख हो गया, यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर चंडीगढ़ है, यहाँ न्यू दिल्ली है, उसके बाद यहाँ दमन दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, देन गोवा, देन पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 8। तो इन सभी को अगर हम देखें, माफ कीजिएगा यहाँ गोवा नहीं है, तो हाँ, तो ये 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं, इनमें से 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं, पहला दिल्ली और दूसरा जम्मू कश्मीर। माफ कीजिए, एक तीसरा भी है, जो तीसरा हमारा पुडुचेरी है। तो इन 3 जगहों पर जो है क्या मिलेगा हमें? सीएम मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे देश में कुल इतने स्टेट गवर्नमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, इन सबसे ऊपर पूरे नेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ होता है? वो दिल्ली में मौजूद होता है, उसकी सारे ऑफिस दिल्ली में मौजूद होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट के, कौन कौन से स्टेट के गवर्नमेंट होते हैं ये हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेशनल बाउंड्री को प्रिवेंट करना। जैसे हम देख रहे हैं कि लैंड बाउंड्री हमारा पाकिस्तान से शेयर करता है, ऊपर अफगानिस्तान से करता है, देन यहाँ चाइना से करते हैं, हम नेपाल से करते हैं, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इन सभी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अपने बाउंड्री को प्रिवेंट करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये काम भी कौन करता है? ये काम सरकारें करती हैं। उसके बाद हम इधर दूसरी तस्वीर देख लेते हैं, ये बिहार स्टेट की तस्वीर है। तो बिहार स्टेट में अगर हम ध्यान से देखें, यहां तो हमें बिहार एक पूरा स्टेट की तरह से दिख रहा था इस मैप में। ठीक है, ये पूरा हमारा इलाका है जिसको हमने काटा इस मैप से और अलग निकाला। ठीक है, तो अलग निकालने के बाद हम क्या देखते हैं कि बिहार के अंदर भी फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चीजें बटी हुई हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बिहार के हिस्से बटे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट चंपारण हो गया, इधर ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। तो ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में जब बंटता है कोई स्टेट, तो उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपना एक लोकल लेवल का गवर्नमेंट होता है जो कि चीजों को गवर्न करता है। उसका काम न सिर्फ वहां पर डिसीजंस लेना और इम्प्लीमेंट करना होता है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उसको भी लोगों तक पहुंचाना, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आम लोगों तक पहुंचाना भी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसका काम होता है। एक तो खुद रूल बनाओ, खुद काम करो, उसके अलावा जो स्टेट ने रूल बनाया है या फिर जो कंट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, उन रूल्स का इंप्लीमेंटेशन, साथ ही साथ उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई है कुछ गरीबों के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ आम लोगों के लिए, वो पॉलिसीज लोगों को एक्सप्लेन करना और लोगों तक पहुंचाना ही गवर्नमेंट का काम होता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल पर, एजुकेशन कैंपस का जो YouTube चैनल है, वहां एनसीईआरटी की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सभी के सवालों का हल, प्रश्नों का हल, प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। ये 100% सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक भी क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं मिलेगा। हमारे ट्यूटर्स के द्वारा ये बड़े ही आसान भाषा में और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके लिए ये क्लास कक्षा 5वीं से लेकर के 12वीं तक, यानी क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक अवेलेबल है। और इसके लिए आपको करना केवल इतना है कि यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें और उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मूविंग फर्दर,
देयर इज अनदर टर्म विच इज लॉ. सो लॉ एंड द गवर्नमेंट. लॉ क्या होता है? लॉ वो हिंदी में कहते हैं कानून. कानून बनाते क्यों है? तो देश की बेहतरी के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं, कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं कि सब लोग एक तरीके से चले. क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास डाइवर्सिटी तो है, हम सबसे अलग हैं, पर अलग होने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी को इंफीरियर बता दें. ठीक है, ये पिछले सत्र में हमने डिस्कस किया था. तो वो कोई इंफीरियर या सुपीरियर ना बने, इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उनको हम लोग लॉज के नाम से जानते हैं. तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो डिसीजंस ले सके और उन डिसीजन को फिर इन्फोर्स भी कर सके. ठीक है, और अगर कोई गलती करता है जो कि उन डिसीजंस का पालन नहीं करता, उन कानूनों का पालन नहीं करता है, लॉज को तोड़ता है, तो उसके ऊपर फाइन हो सकती है, उसको जेल हो सकती है, उसको पनिशमेंट मिल सकता है. ठीक है, ये पावर होती है गवर्नमेंट की. तो इन्फोर्स करने का अर्थ यही है कि अगर कोई फेल होता है उसको एक्सेस करने में, एक्सेस करने यानी कि वो जानबूझ के अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको वहां पर सजा दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा. वहीं दूसरी ओर अगर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, यानी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लॉ जो है उसके अनुसार आपके साथ काम नहीं हो रहा है, तो आप लोग कहां जा सकते हैं, यानी हम लोग कहां जा सकते हैं, जो सिटीजन है वो कहां जा सकते हैं, वो कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं और फिर कोर्ट देखेगी कि क्या लॉ का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो कोर्ट जो है वो भी एक तरीके का गवर्नमेंट का ही पार्ट है. तो इस तरीके से जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट बनाती है और उनका इंप्लीमेंट भी करती है. उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. कितने तरीके की सरकारें होती हैं? मुख्यतः दो तरीके की सरकार होती है, पहला डेमोक्रेसी, दूसरा मोनार्की. तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र. लोकतंत्र शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र. यानी कि ऐसा रूल जो कि लोगों के द्वारा किया जा रहा हो, कॉमन पीपल के द्वारा किया जा रहा हो. ठीक है, तो डेमोक्रेसी में होता क्या है? डेमोक्रेसी में पीपल गिव द पावर to the government through election in which they vote for particular person and elect them. तो जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो क्या करते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन वाले दिन किसी एक व्यक्ति को या किसी एक समूह को अपनी सारी पावर दे देते हैं, जिसको हम लोग फिर गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं. ठीक है, फिर इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल. हालांकि इनके पास पावर होती है कि अपना जो है लॉ बना सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं और उनको इन्फोर्स कर सकते हैं, पर अगर किसी ने सवाल पूछ दिया तो इनको सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा. तो जितने भी हमारे सरकारें होती हैं विश्व की, उनकी जवाबदेही होती है. जितनी भी डेमोक्रेटिक सरकारें होती हैं उनकी जवाबदेही होती है अपने जनता के प्रति. वो जवाबदेह होते हैं, वो जवाब देते हैं, वो अपने डिसीजन को डिफेंड करते हैं और अपने डिसीजन को समझाते हैं कि इस कारणवश हमने डिसीजन लिया और ये सही है, हमें आपका सपोर्ट चाहिए. ये डेमोक्रेसी होता है. दूसरा है हमारा मोनार्की. सो द मोनार्क, मोनार्क को हिंदी में राजा या रानी कह सकते हैं. तो मोनार्क जो है या फिर एक किंग और क्वीन जो है, उसके पास पावर होती है सरकार को चलाने का और डिसीजन लेने का. उसके पास कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसकी मदद करने के लिए वहां मौजूद होते हैं, पर उनका जो सजेशन होता है वो सजेशन क्या होता है? कंपलसरी नहीं होता है. हो सकता है माने, हो सकता है ना माने. तो ये पूरा किंग और क्वीन पे डिपेंड करता है. ठीक है, और ये जो मोनार्की में जो किंग और क्वीन होते हैं वो आंसरेबल नहीं होते हैं. जनता को जवाबदेही उनकी नहीं होती है जनता के प्रति, वो कुछ भी कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इससे हम कंपेयर कर क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक बेहतर तरीके का गवर्नमेंट है, क्योंकि उसमें सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है. ठीक है, अब आते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में कुछ चर्चा करने. तो इंडिया जो हमारा डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है. यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, ये हमने पिछली बार डाइवर्सिटी में भी पढ़ा था. तो डाइवर्सिटी इतना क्यों है कल्चरल लेवल पे हमारे इंडिया में? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कट्टरवादिता नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम अपने कल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए किसी और के कल्चर को मार दें. हम इंडिया में हर एक कल्चर को एंजॉय करते हैं और हर एक कल्चर को फ्लरिश होने का मौका यहाँ मिलता है. उसके बाद दिस अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. तो ये जो डेमोक्रेसी है किसका रिजल्ट है? ये लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल का है, यानी कि एक लंबा और बहुत घटनाओं से भरा एक स्ट्रगल भारतीय लोगों का, जिसके कारण कि आज हम लोग डेमोक्रेसी मना पा रहे हैं, डेमोक्रेसी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. यानी कि देश के, दुनिया के बहुत सारे ऐसे जगह रहे हैं जहां पे लोगों ने बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं. क्यों उठाई हैं तकलीफें?
क्योंकि उनको स्ट्रगल करना पड़ा है डेमोक्रेसी के लिए भी। उनके घर में बराबरी नहीं है, उनके बाहर दोस्त ऐसे नहीं है जिससे वो बात कर सके। तो इस तरीके की चीजें भी हमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले लें तो इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ उसके बाद डेमोक्रेसी आया, और नेशनलिस्ट मूवमेंट कितना बड़ा था यह बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो यूएसए और यूके में जो है एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम है सफरेज मूवमेंट। तो सफरेज मूवमेंट का अर्थ क्या होता है? सफरेज मूवमेंट का अर्थ होता है एक्चुअली राइट टू वोट। सफरेज शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट टू वोट। तो उस वक्त जो है महिलाओं को वोटिंग करने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि यूएसए और यूके में भी। ठीक है, तो वहां की महिलाओं ने इस तरीके की मांगे शुरू की। कब की? जब 1931 में, माफ कीजिएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो जब भी चल रहा हो तभी जो है ये जाने लगे थे कहां पे? गांधी वगैरह के पास। ठीक है, तो उसी तरीके से जो वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार के समय पे जो यूके और यूएसए की महिलाएं थी वो वोट के लिए, अपने वोट के लिए मांगे उठाती हैं। ठीक है, अच्छा ये मांगे कैसे उठती हैं? तो वर्ल्ड वॉर में जो मुख्यतः पुरुष थे वो तो लड़ाई करने चले गए थे, तो आखिर में लोकल लेवल पे काम कौन संभालेगा? तो जो काम जो कि स्टीरियोटाइप के आधार पे मर्दों के लिए बना दिया गया था, उन कामों को भी अब महिलाओं को सौंपा जाने लगा। तो जब काम मिल गया और महिलाओं ने काम कर लिया तो उनके अंदर ये भावना भी आई कि क्यों ना हमें राइट टू वोट भी दिया जाए। हम आखिर में पार हैं, एट पार हैं, हम उनके साथ नजरें मिला सकते हैं, हमने उनके साथ काम किया है, तो हमें वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद महिलाओं को मिला। जैसे यूएसए में ये कब मिला? यूएसए में जो सफरेज मूवमेंट खत्म हुआ और महिलाओं को कब मिला वोटिंग का राइट? वो मिला आपको 1920 में, और यूके में मिला 1928 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि मेन फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के। तो जो एक मेन फीचर होता है डेमोक्रेसी का वो है कि पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, रूल बाय द पीपल। कि लोगों के पास ये चॉइस होता है, ये पावर होती है कि वो अगला लीडर कौन सा चुनेगा। ठीक है, और लीडर जो है वो पीपल के द्वारा रूल किया जाता है, क्योंकि अब उसको पूरे दिन दुकान पे बैठना है। तो जैसे अगर किसी को पूरा दिन दुकान पे बैठना है तो वो क्या करता है? कोई कोई दुकानदार है तो उसे अपने साथ कुछ हेल्पर्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे लीडर्स होते हैं उनको अगर किसी एक पोजीशन पर बैठना है या किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में जीतना है तो अपने साथ वो बहुत सारे लोकल लीडर्स को जोड़ते हैं, बड़े लीडर जो लोकल गवर्नमेंट में या फिर लोकल लेवल की गवर्नमेंट में काम कर रहे हो वैसे लोगों को, और फिर उनके थ्रू जो है एक लीडर बनता है और एक लीडर को लोग चुनते हैं। ठीक है, अच्छा बेसिक आइडिया क्या है डेमोक्रेसी का? तो बेसिक आइडिया जो डेमोक्रेसी का है वो ये है कि यहाँ पे लोग जो है, पीपल हैं, रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। यानी जब रूल बनता है तो लोग जो है, जो आम लोग हैं, उनके लिए रूल बन रहा है, और वो अगर पार्टिसिपेट करने लग जाए, वो भी अगर हिस्सा लेने लग जाए, तो वो वही बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का कि वो भी हिस्सा लेने लग जाए इस मेकिंग में, इस मेकिंग ऑफ रूल्स में, इस रूल्स मेकिंग में। ठीक है, मूविंग फर्दर, एक और टर्म आता है हमारे बीच, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो एक ऐसा डेमोक्रेसी जहां पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं रूल बनाने के लिए, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। जैसे कि गांव में क्या होता है, अगर विलेज में पंचायत लगी है तो गांव के लगभग जितने लोग हैं सब आ जाएंगे, क्योंकि 10 परिवार, 20 परिवार के गांव होते हैं छोटे छोटे। तो गांव में अगर कोई डिसीजन है, पंच या मुखिया बैठा हुआ है, तो उसके पास जो है गांव के सभी लोग आ जाएंगे डिस्कशन करने, और फिर गांव में क्या रूल बनना चाहिए या फिर अगर स्कीम आई है तो कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, इन सब पे चर्चा हो जाती है। लेकिन जैसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है तो एक डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों गांव हैं। अब सैकड़ों गांव के लाखों लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो वो मीटिंग कैसे चलेगी? तो इसके लिए लेवल्स बनाए कि गांव में मीटिंग होगी तो सब लोग आएंगे, पर जब गांव से बाहर मीटिंग होगी तो वहां पर एक उनका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, तो 10 गांव के लोग मिलते हैं, एक एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। फिर पंचायत होगी तो पंचायत जो है 5 वो ही जाएंगे केवल ऊपर। तो एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पंचायत भी हैं, तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग चलेगी तो क्या होगा कि हर एक पंचायत से कम एक एक सरपंच तो वहां पहुंचेगा मीटिंग के लिए, और फिर इस तरीके से वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, जहां पे बात तो कॉमन आदमी की सुनी जा रही है, पर पूरा एक हुजूम नहीं उमड़ा, पूरी एक भीड़ नहीं पहुंची,
बल्कि एक एक रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा है हर एक ग्रुप का। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। जो हमारा अगला टर्म है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, विदाउट इट देयर इज नो ट्रू डेमोक्रेसी। यानी कि हर एक, जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत हर एक एडल्ट को यह राइट दिया जाता है कि वो देश में वोटिंग कर सकता है, देश के किसी एक नेता के लिए वोट कर सकता है। अच्छा, तो ये वोटिंग जो है कौन से एडल्ट करेंगे? एडल्ट से अर्थ क्या है? तो एडल्ट से अर्थ है 18 ईयर्स एंड एबव। 18 ईयर्स एंड एबव, तो जो भी 18 साल से ऊपर चला गया वो अब वोट दे सकता है और वो एक हिस्सा बन सकता है सरकार का। ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार के सभी हिस्से हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। और ये भी कहा जाता है कि बिना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आप डेमोक्रेसी तो भूल ही जाए। अगर कोई क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेसी है, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, और वहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, तो फिर आप समझे कि वहां डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता। क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, इसका अर्थ यह होता है कि वहां पर हर एक कोई वोट नहीं दे सकता। एक तबका वहां है जिसे वोटिंग करने की अनुमति नहीं है, एक तबका वहां है जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुन सकता है। ठीक है, तो गांधी जी कोट करते हैं 1931 में, उनका एक जनरल छपा था यंग इंडिया में, तो उसमें वो कोट करते हैं कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, बट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नॉट वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, so that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। यानी कि ये जो रूल है, इसने बहुत शौक किया महात्मा गांधी को कि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास संपत्ति है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, केवल वही वोट दे सकते हैं। जबकि वेल्थ और लिटरेसी के आधार पे आप कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है एक अनपढ़ व्यक्ति हो और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, बहुत ईमानदार हो, और हो सकता है एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जिसने प्रोफेसरी भी की हो, जिसने बिजनेस भी किया हो, और उसके बावजूद वो जो है कल्प्रेट हो सकता है, उसके बावजूद जो है वो चोरी कर सकता है, उसके बावजूद जो है उसके मोरल वैल्यूज डाउन हो सकते हैं। तो हम इन दो चीजों के आधार पर इसे जज नहीं कर सकते। ठीक है, मूविंग फर्दर, इन द अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट allowed only men who owned property and were educated to vote। ठीक है, तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट आती है, या फिर जो पुराने समय की गवर्नमेंट थी, सरकारें थी बिल्कुल पुराने समय की, वो केवल वैसे लोगों को अलाउ करती थी, वैसे मर्दों को वोटिंग के लिए अलाउ करती थी जिनके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के साथ साथ वो पढ़े लिखे भी हैं। ठीक, this meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were allowed to vote, were not allowed to vote। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, कि अब जो औरत है वो कैसे खाएगी एक बार में, जो पुअर है उसका कैसे चलेगा, जो प्रॉपर्टी लेस है उसका कैसे चलेगा। ठीक है, उसके बाद है इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। तो भारत में जब इंडिपेंडेंस हुआ, हमें आजादी मिली, तो उसके पहले की स्थिति क्या थी? उसके पहले जो है बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि वो डिसीजन ले पाता था एक मोहल्ले में जाकर के। ठीक है, उसके बाद सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट यूनिफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड द डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। तो गांधी जी और गांधी जी के समकालीन जो अन्य नेता थे, जो अन्य लीडर थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने, उनके पास भी ये चीजें पहुंची, और ये सभी बहुत शौक हुए कि इस तरीके की चीजें जो है, अनफेयरनेस हमारे यहाँ कैसे फैला हुआ है, यानी इनइक्वालिटी कैसे फैली हुई है। ठीक है, और उन्होंने साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार से यह भी डिमांड किया कि यहां पर जो है सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए, सभी लड़कों को। और वो पैमाना कैसे तय किया? वो नदी से तय किया, और एज के जो राइट टू वोट है अडल्ट के पास, वो डिमांड करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है हर एक अडल्ट को हमारे देश में जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के अंदर आता है उसको वोटिंग का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो सोच सकता है और अब वो वोट कर सकता है। तो आज के सत्र में इतना ही। हम दोबारा मिलेंगे अगले सत्र में, जिसमें हम गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। अभी हमने क्या क्या जाना, गवर्नमेंट कहते हैं किसको है, और सतही तौर पर गवर्नमेंट किस तरीके का काम करती है, इसके बारे में हमने जान लिया। तो अगले सत्र में हम यही जानेंगे कि सरकार जो है वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करती है, और क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे।
तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।